अच्छा, अगर हम लोग अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस को रिलेट करें, आप अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर साउंड को बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर गए और हमने बहुत सारी बातें साउंड के बारे में पढ़नी स्टार्ट की। आप अभी तक साउंड की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़कर चले गए हो कि साउंड एनर्जी है क्या। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया टू फ्रो मोशन क्या होता है और इसका ग्राफ भी पढ़ लिया। ये सारा काम हमारा फर्स्ट क्लास में रिलेट हुआ था। और सेकेंड क्लास के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उस कॉन्सेप्ट का नाम था प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अगर आपने वो सेकेंड क्लास रिलेट की हो, प्रोपगेशन ऑफ साउंड के अंदर हमने 4 बड़ी मेजर बातें पढ़ी थी। प्रोपगेशन के अंदर हमारी पहली बात थी मीडियम, हमने समझा। उसके बाद प्रोपगेशन के बाद हमारी दूसरी बात थी मीडियम के एटम टू फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं जब एनर्जी आती है। तीसरी यहां पर हमने मेजर बात पढ़ी थी कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन जनरेट होता है। और फोर्थ हमने यहां पर जो प्रोपगेशन के अंदर बात पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी स्पेसिंग की वजह से प्रोपगेशन फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी आ सकता है, जिसमें हमने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस भी किया था। सॉलिड और गैसेस को कंपेयर करें, सॉलिड के अंदर थोड़ा सा प्रोपगेशन फास्ट हो जाएगा बिकॉज में लेयर्स पास है एज कंपेयर टू गैस। तो ये हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया सारा, कि सेकेंड क्लास में। इन दोनों चीजों को पढ़ने के बाद हमारे इस साउंड चैप्टर के अंदर हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने वाला है, इजी भी बहुत है और इसकी तरह ये भी एक बड़ा आस्केबल क्वेश्चन है और बड़ी कंफ्यूजन भी रहती है, बट बड़ा इजी सा टॉपिक है। अगर किसी को ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आज वाला पार्ट वो बहुत जल्दी ग्रिप कर लेगा। कुछ कंटेंट आपको सिमिलर लगेगा कि हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बातें ये है और थोड़ी सी बात ऐड ऑन करेंगे। तो हम लोग आज की अपनी क्लास की थर्ड क्लास के हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं साउंड के। आपने हेडिंग डालनी है और वो हेडिंग क्या डालनी है हमने, वेव्स की। आज हम वेव्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये वेव्स नाम की चीज होती क्या है। लेटस से हमारे पास एक जगह पर कोई मीडियम फील्ड था। अगर हमारे पास किसी जगह पर कोई मीडियम फील्ड था तो हर जगह हमें वहां पर एटम्स नजर आते। अगर हर जगह हमें वहां एटम्स नजर आते, एटम्स की लेयर्स नजर आती माइक्रोस्कोप से देखने से, लास्ट टाइम भी रिलेट हुआ, अगर इस मीडियम के अंदर बाहर से किसी तरीके की कोई एनर्जी एंटर कर जाती है, क्या एंटर कर जाती है, एनर्जी। सारे में मीडियम है और मीडियम के अंदर अब बाहर से कोई एनर्जी एंटर करती है। एनर्जी एंटर करते ही उस बेसिकली सारे के सारे मीडियम एटम्स को पीछे से इंपैक्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंपैक्ट। हमने पढ़ा जब इन मीडियम एटम्स को इंपैक्ट मिलता है, टू फ्रो करते हैं, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन जनरेट होता है और उसी की वजह से एनर्जी क्या करती है, एक डायरेक्शन से मूव करना स्टार्ट करती है और वो चलते चलते दूसरी जगह पहुंच जाती है। मतलब यहां से एनर्जी चलनी स्टार्ट हुई और वो एनर्जी चलते चलते यहां पर पहुंच गई। ये सारी सी बेसिक बातें हमने क्लियर की। अब ये वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये चीज क्या होती है, ध्यान से सुनना। सारी बात ये है, बस एक छोटी सी बात यहां पर इंक्लूड हो जाएगी या एड ऑन हो जाएगी। वेव्स क्या है, जैसे ही किसी मीडियम के अंदर किसी भी तरह की एनर्जी एंटर करती है, हम बार बार जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैं बार बार साउंड की बात करता हूं, हम चैप्टर वो पढ़ रहे हैं। अदरवाइज कभी भी अगर किसी भी मीडियम के अंदर किसी भी तरह की कोई एनर्जी एंटर करती है, एनर्जी एंटर करते ही इन सारे के सारे मीडियम एटम्स के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। इनको पीछे से जैसे इंपैक्ट मिलता है, इन मीडियम के एटम्स के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, एक टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, एक हलचल क्रिएट हो जाती है एनर्जी के मिलते। दैट इज, जैसे ही एक मीडियम के अंदर एनर्जी एंटर हुई, एनर्जी एंटर होते ही क्या हुआ, इस मीडियम के एटम्स को पीछे से बहुत ज्यादा इंपैक्ट मिलने की वजह से इनमें एक बहुत स्ट्रांग हलचल क्रिएट हो गई, डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, टर्बुलेंस क्रिएट हो गई। इस डिस्टरबेंस और टर्बुलेंस की वजह से इन्होंने टू फ्रो मोशन करना स्टार्ट किया और जब इन्होंने टू फ्रो मोशन करना स्टार्ट किया, इसी की वजह से एनर्जी का इंपैक्ट आगे चला। जैसे हमने साउंड में पढ़ा, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन स्टार्ट हुआ और एनर्जी एक पॉइंट से चलते चलते कहां जानी स्टार्ट हो गई, दूसरे पॉइंट पे। जैसे ही किसी मीडियम के अंदर कोई एनर्जी एंटर कर जाए, एनर्जी एंटर करने के साथ साथ जैसे ही मीडियम के अंदर ये टर्बुलेंस या डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए,
इस टर्बुलेंस या इस डिस्टरबेंस को नाम दिया जाता है क्या? वेव। मतलब बड़ा सिंपली वेव क्या होता है? मीडियम के अंदर आई हुई एक डिस्टरबेंस। दैट इज, सपोज करो, आप रिलेट करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी, सेकंड क्लास में बताया था, अगर यहां पे हम सारे में देखें एयर जैसा मीडियम फील्ड है, आपके सामने मैं इस वक्त माउथ से साउंड एमिट कर रहा हूं, जैसे ही मैं माउथ से साउंड एमिट करता हूं, मेरे माउथ के आसपास जितने भी एयर के एटम्स होंगे उनके पास जैसे ही मेरे माउथ से साउंड एनर्जी पहुंचती है, उन एटम्स के अंदर एक बड़ी जबरदस्त टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। मीडियम के एटम्स के अंदर जब ये डिस्टरबेंस आई, इन्होंने टू फ्लो मोशन किया, जिसकी वजह से कंप्रेशन रिफ्रैक्शन जनरेट हुआ और साउंड मेरी आप तक यहां तक पहुंच गई। दैट इज, एनर्जी ट्रैवल करना स्टार्ट कर गई। तो एनर्जी आती, एक पॉइंट यहां और ऐड ऑन होता है, कभी भी किसी मीडियम के अंदर एनर्जी एंटर करती है ना, एनर्जी एंटर करते ही मीडियम के अंदर एटम्स के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। इससे डिस्टरबेंस, इसी टर्बुलेंस को नाम किसका दिया जाता है जी? वेव्स का नाम दिया जाता है। ये वेव्स क्या होती हैं, इसके बाद हम लोगों को वेव्स के अंदर एक छोटी सी बात या फिर एक और पार्ट पढ़ना है, और वो एक और पार्ट हमने पढ़ना है, ये वेव्स कितनी टाइप्स की होती हैं। बट टाइप्स जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए वेव का एक्चुअल मतलब क्या है। डिस्टरबेंस आ जाना एक मीडियम में, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाना, हलचल क्रिएट हो जाना। जब मीडियम में कौन एंटर कर रहा है? एनर्जी। हम साउंड की बात कर रहे हैं, तो जैसी साउंड एनर्जी आएगी, टर्बुलेंस आ जाएगी, कॉल्ड एज वेव्स। इसको ध्यान से रिलेट करना है। इसको समझने के बाद अब हम टाइप्स पे चलते हैं जरा। अगर हम बोल रहे हैं वेव्स के टाइप्स, हमें यह बात क्लियर होनी चाहिए, अगर इसके एक टाइप हुआ, दो हुए, 5 टाइप्स हुए, एग्जाम्पल जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, हर टाइप के अंदर दिमाग में रखना है ये डिस्टरबेंस है और कुछ नहीं है। मतलब अगर इसके 2 टाइप्स हुए, दोनों में डिस्टरबेंस आएगी, एनर्जी आएगी, डिस्टरबेंस आएगी। अगर इसके मैंने बोले 4 टाइप्स हैं, एनर्जी आएगी और एनर्जी की वजह से क्या आने वाली है? डिस्टरबेंस। मतलब टाइप्स के अंदर भी ये बात नहीं भूलनी, ये और कुछ नहीं है, ये मीडियम के अंदर आई हुई क्या है? डिस्टरबेंस। हम लोग जरा टाइप्स पे चलते हैं। आप सब हेडिंग डालेंगे जरा ये टाइप्स नाम की चीज का, ताकि हम समझे ये टाइप्स कितने कितने होते हैं। और मेरी बात अब जरा टाइप्स के लिए और ध्यान से सुननी है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर टाइप्स को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आपको टाइप्स भी पता होने चाहिए। अभी एक एक कर हर चीज हम लोगों ने डिस्क्राइब करनी है। जरा पहले एक बार ओवरव्यू देखना, ये क्या है? टाइप्स ऑफ वेव्स। डिपेंडिंग ऑन इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, उस बेसिस पे वेव्स 2 कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं। और वो जो 2 कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक वेव को बोला जाता है मैकेनिकल वेव, और एक वेव को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक को बोला जाता है मैकेनिकल वेव्स और एक वेव्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिपेंडिंग ऑन, एक वेव जब मीडियम के अंदर आती है तो मीडियम के एटम्स का मोशन किस डायरेक्शन के अंदर होता है, उस डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से वेव्स के 2 टाइप्स बनाए गए हैं जी। अभी हम हर किसी को रिलेट करने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुननी है। बट डिपेंडिंग ऑन मीडियम के एटम्स का मोशन कौन सी डायरेक्शन में होता है, उसके बेसिस पे ये 2 और टाइप्स की हो गई। और वो 2 टाइप्स कौन कौन से बने? एक वेव को बोला गया लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक वेव को बोला गया ट्रांसवर्स वेव। मतलब अब ना वेव के जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, इसके टाइप्स 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए या नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे वेव्स 2 बन गई, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और डिपेंडिंग ऑन जब वेव जा रही है और अगर मीडियम के थ्रू जा रही है तो मीडियम एटम्स का मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, उसके बेसिस पे ये वेव 2 टाइप के कैटेगराइज हो गई। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। इनिशियली वेव्स जानने के बाद पहले तो इसके टाइप्स के नाम क्लियर होने चाहिए और ये टाइप्स किस बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं आपको ये पता होना चाहिए। जब ये टाइप्स के नाम और किस बेसिस पे पता लग जाए,
फिर आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए ये क्या होता है और क्या क्या इसमें बातें रिलेट हो रही है, जो हम भी अभी करने वाले हैं। बट इससे पहले हम लोग एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि आपको पता रहे वेव्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये दो कैटेगरीज अलग टाइप और ये दो कैटेगरीज अलग टाइप, ये जरा फ्लो चार्ट बनाते हैं हम। तो हम लोगों को ना थोड़ा सा टाइप्स को पढ़ने से पहले ये एक ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए, वेव्स बेसिकली कितने टाइप्स की जनरेट होती है। अगर ये जितने भी टाइप्स लिखे हैं आपको क्लियर होना चाहिए, हर टाइप के अंदर हम लोग डिस्टर्बेंस की बात करने वाले हैं, दैट इज डिस्टर्बेंस आ जाती है। हम कुछ ऐसी बात ज्यादा रिलेट करेंगे, बट पहले नाम जरूर रिलेट होने चाहिए। इसको ध्यान से हम अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। कोई भी डायग्रामेटिक पिक्टोरियल व्यू होता है उसको हमें पेंसिल स्केल से मार्क करना है और थोड़ी अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना है। ये मैं अपनी हर क्लास में बताता हूं, उससे हमारे मार्क्स थोड़े अपलिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो रिजल्ट वाले दिन हमारे साथ कुछ होता नहीं है जो ब्रदर सिस्टर को मजे देता है, इसलिए जरा ध्यान से अपना काम करना है। इसको बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसको क्लब करने के बाद हम लोग जरा ना इसके टाइप्स को रिलेट करते हैं। ये एक एक कर होते क्या हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग ना इस टाइप को जरा पहले समझते हैं। हमारी बुक्स में भी नोट डाउन है ये और मार्क है, तो हम लोग जरा इसको समझते हैं, फिर हम लोग इस पर भी वापस आ जाएंगे, दैट इज ये क्या होते हैं। बट पहले जरा इस पर फोकस करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो आपके सामने लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स लिखा है ये क्या होता है और इसका मतलब क्या है। ध्यान से थोड़ी सी बात रिलेट करना इजी है, बट ध्यान से सुनना ध्यान से। हमने अभी अभी बात की दैट इज ना एक मीडियम के अंदर ना एक एनर्जी एंटर हुई। लेट अस से मैं बात करता हूं साउंड आ गई या कोई भी एनर्जी एंटर हो गई एक मीडियम के अंदर। हम पढ़ रहे हैं अगर एक मीडियम के अंदर एनर्जी एंटर कर गई और एनर्जी एंटर करते ही यहां मीडियम के क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। हम अभी अभी पीछे पढ़कर आए, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे ही मीडियम के एटम्स के अंदर एनर्जी एंटर करेगी मीडियम के एटम्स के अंदर क्या जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिस्टर्बेंस। आप इसे डिस्टर्बेंस बोल लो या फिर अब आप इसे क्या बोल लो, वेव आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से मीडियम एटम टू फ्रो मोशन करना स्टार्ट करेंगे और जब मीडियम एटम टू फ्रो मोशन करना स्टार्ट करेंगे तो जो भी ये एनर्जी आई है ये एनर्जी प्रोपगेट कर कर एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी। ये हमने अभी अभी रिलेट किया। अगर किसी मीडियम के अंदर कोई एनर्जी एंटर कर जाए और एनर्जी एंटर करने की वजह से मीडियम के एटम्स के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए और मीडियम के एटम्स में डिस्टर्बेंस आ जाने की वजह से जो मीडियम के एटम्स हैं वो पैरेलल डायरेक्शन में टू फ्रो करें जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो। अगर मीडियम के अंदर एनर्जी एंटर कर जाए, एनर्जी एंटर करते ही वहां पर मीडियम के एटम्स के अंदर टर्बुलेंस आ जाए, दैट इज वेव आ जाए, और उस वेव के आ जाने की वजह से अगर मीडियम एटम्स टू फ्रो मोशन स्टार्ट करे in the direction of propagation of energy या in the direction parallel to the propagation of energy। अगर एनर्जी ऐसे जा रही है और अगर मीडियम एटम्स ने टू फ्रो मोशन भी इसी के डायरेक्शन पैरेलल में करना स्टार्ट किया, एक मीडियम एटम यहां पे टू फ्रो कर रहा है, एक मीडियम एटम इसी के डायरेक्शन में पैरेलल टू फ्रो कर रहा है, एक मीडियम एटम यहां पे टू फ्रो कर रहा है, एक मीडियम एटम यहां पे टू फ्रो कर रहा है, जिस डायरेक्शन के अंदर एनर्जी प्रोपगेट करती हुई जा रही है अगर उसी डायरेक्शन के पैरेलल मीडियम एटम टू फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उस डिस्टर्बेंस को लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जाना जाता है। मतलब मीडियम के अंदर एक एनर्जी एंटर हो गई, एनर्जी एंटर होते ही मीडियम के एटम के अंदर एक डिस्टर्बेंस आ गई, वेव आ गई, और अब वेव आई तो मीडियम के एटम ने तो टू फ्रो मोशन करना है। सपोज करो एनर्जी ट्रैवल करती हुई जा रही है ऐसे, और जब एनर्जी ट्रैवल करती हुई जा रही है ऐसे तो मीडियम के एटम जो है ना वो इसी के पैरेलल डायरेक्शन में टू फ्लो कर रहे हैं। यहां बहुत सारे एटम है, एक एटम ऐसे टू फ्लो कर रहा है, यहां वाला एटम ऐसे टू फ्लो कर रहा है, यहां वाला एटम ऐसे टू फ्लो कर रहा है, यहां वाला एटम ऐसे टू फ्लो कर रहा है। जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसी डायरेक्शन के अगर पैरेलल डायरेक्शन में मीडियम एटम टू फ्लो मोशन करना स्टार्ट कर जाते हैं, उस तरह की डिस्टर्बेंस को या उस तरह की वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सपोज करो एक एनर्जी आई और वो एनर्जी लेटर से ट्रैवल कर रही है कुछ ऐसे। अगर ये एनर्जी ऐसे ट्रैवल कर रही है, मान लो ये एनर्जी आई मीडियम के एटम के अंदर आ गई डिस्टर्बेंस, अगर मीडियम के एटम के अंदर डिस्टर्बेंस आई, अब एनर्जी ने ना ऐसे चलना स्टार्ट किया, अब डिस्टर्बेंस में एटम तो टू फ्लो मोशन करेंगे ना। अगर एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है और मीडियम के एटम इसी के डायरेक्शन में पैरेलल टू फ्लो कर रहे हैं तो यहां पर जो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है या जो वेव क्रिएट हुई है इस वेव को हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव का। कॉन्वर्स उल्टा थोड़ा सा डिफरेंट,
अगर किसी मीडियम के अंदर कोई एनर्जी एंटर कर जाए और एनर्जी एंटर करने की वजह से मीडियम के एटम्स के अंदर एक डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस के आ जाने की वजह से मीडियम ने तो टू फ्रॉम मोशन करना है, लेट अस से एनर्जी ट्रैवल कर रही है ऐसे। अब अगर मीडियम के एटम्स जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू फ्रो करें, एनर्जी ऐसे जा रही है और मीडियम के एटम, एक एटम ऐसे टू फ्रो कर रहा है, एक एटम ऐसे टू फ्रो कर रहा है, एक एटम ऐसे टू फ्रो कर रहा है, एक ऐसे एटम ऐसे टू फ्रो कर रहा है। जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल कर जा रही है अगर उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मीडियम एटम टू फ्रो मोशन कर रहे होते हैं तो इस तरीके की वेव को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव के नाम से जाना जाता है। मतलब दोनों कैटेगरीज के अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन ऑफ मोशन का फर्क है, जो शायद आपने फ्लो चार्ट बनाते हुए भी लिखा है। अगर जिस डायरेक्शन में एनर्जी जाए उसी के डायरेक्शन में पैरेलल टू फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एटम ने तो टू फ्रो मोशन करना है, तो उस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। अगर जिस डायरेक्शन में एनर्जी जाए उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मीडियम एटम टू फ्रो करे, क्योंकि उन्होंने तो टू फ्रो करना है, उस तरह की वेव को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव। एनर्जी ऐसे जा रही है ऐसे, अगर मीडियम के एटम इसी के डायरेक्शन पैरेलल में टू फ्रो मोशन कर रहे हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। अगर एनर्जी ऐसे जा रही है और मीडियम के एटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू फ्रो कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स। अगर एनर्जी ऐसे जा रही है और ऐसे जाते जाते मीडियम के एटम अगर पैरेलल डायरेक्शन में टू फ्रो कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर एनर्जी ऐसे जा रही है और मीडियम के एटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू फ्रो कर रहे हैं, देन दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज, या दैट वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। तो डिपेंडिंग ऑन, हमने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट में मार्क किया, डिपेंडिंग ऑन मीडियम एटम्स का मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ये वेव्स दो टाइप की जनरेट हो गई। अगर पैरेलल डायरेक्शन में प्रोपगेशन के वो टू फ्रो मोशन दिखाएंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो प्रोपगेशन दिखाएंगे, उस तरह की वेव को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। इस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को समझने के बाद इसको भी अभी पढ़ते हैं, बट पहले आपको ये वाली बात दोनों रिलेट होनी चाहिए, दैट इज वेव्स के ये दो टाइप्स क्या होते हैं। इसका हम एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू भी बनाएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जरा इसे भी बनाते हैं पेंसिल स्केल से, ध्यान से। तो इस लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग कुछ ऐसे भी डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं। इस डायग्राम में अगर आप रिलेट करो, एनर्जी की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है और मीडियम के एटम्स इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? पैरेलल डायरेक्शन में टू फ्रो कर रहे हैं। इसी तरीके की वेव को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जाना जाता है। आप ये डायग्राम यहां पर रिलेट कर सकते हो जी अच्छे से। ट्रांसवर्स वेव का भी हम एक पिक्टोरियल व्यू बना सकते हैं। आप ये अपने पास डायग्राम रिलेट करेंगे जो हम अभी बनाने वाले हैं। तो ये डायग्राम हम लोग ट्रांसवर्स वेव के लिए भी रिलेट कर सकते हैं। आप अगर इस डायग्राम में देखें ध्यान से, जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट करती हुई जा रही है, मीडियम के एटम्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? टू फ्रो मोशन, और इसी वेव को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव के नाम से जाना जाता है। मतलब ये दो वेव्स इनिशियली आपको क्लियर होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में मीडियम एटम्स का मोशन हो रहा है। अगर तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसके पैरेलल ही अगर टू फ्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। अगर परपेंडिकुलर होना स्टार्ट हो जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज ट्रांसवर्स वेव। आपको सबसे पहले ये दोनों वेव्स क्लियर होनी चाहिए कि हम पहले वहां पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, वो भी बड़ा इजी है, बट हम थोड़ा सा पहले इनको रिलेट कर देंगे। जरा ना वो दो टाइप्स और की भी बात करते हैं जो हमने देखे थे। कौन कौन से वो तो टाइप्स थे? ऑन दी बेसिस ऑफ, याद है, मीडियम नीडेड और नॉट। ऑन दी बेसिस ऑफ मीडियम नीडेड और नॉट, इसके बेसिस पे भी जरा हमने वेव्स के दो टाइप करे। कौन कौन से करे? एक क्या पढ़ा? मैकेनिकल वेव, और एक को क्या किया हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, जो हमने मीडियम के बेसिस पे वेव्स के दो टाइप जनरेट किए, एक तो था मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। अब मीडियम के बेसिस पे वेव्स के दो टाइप जनरेट हुए, दैट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो ये क्या क्या होते हैं। जिस डिस्टर्बेंस को, जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम मस्ट नीडेड होता है, उस तरह की वेव को मैकेनिकल वेव के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसी वेव जनरेट हुई है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की नीड है ही है,
वो मीडियम के बिना आगे नहीं जा पाएगी, उस तरह की वेव को बोला जाता है मैकेनिकल वेव। जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करना है, टू फ्रो मोशन, कॉम्प्रेशन, रेफ्रैक्शन होगा, वो तभी हो पाएगा जो मीडियम प्रेजेंट है। तो बेसिकली साउंड वेव एक तरह की क्या है, मैकेनिकल वेव है। कॉन्वर्स उल्टा, जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम बिल्कुल भी नीडेड नहीं होता, बिल्कुल नहीं चाहिए उनको मीडियम ट्रैवल करने के लिए, उस तरह की वेव को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। माइंड में आता है बिना मीडियम के कैसे चली जाएगी, आप रिलेट करोगे। एग्जांपल, लाइट एनर्जी सन से हमारे तक पहुंचती है, बीच में स्पेस होता है, वैक्यूम है, वहां कोई मीडियम नहीं है, बट फिर भी लाइट एनर्जी ट्रैवल करते करते यहां हमारे पास पहुंच जाती है। तो अगर कभी भी कोई भी ऐसी एनर्जी या डिस्टर्बेंस है जिसको मीडियम के बिना भी ट्रैवल करवाया जा सकता है, या जो मीडियम के बिना भी ट्रैवल हो जाती है, उस तरह की वेव को क्या नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तभी यहां पर ये डिस्क्रिप्शन आई है, डिपेंडिंग ऑन मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो मीडियम नीडेड है चलने के लिए, तो उस तरह की वेव को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव। जैसे आप इसमें रिलेट कर सकते हो, एग्जांपल क्या आ जाएगा यहां पे, साउंड वेव। कॉन्वर्स उल्टा, जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए कभी भी मीडियम नीडेड नहीं होता, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर जाती है, उस तरह की वेव को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल, लाइट वेव्स। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, और भी होती हैं एक्स रेज, ये भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। माइक्रोवेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। मतलब मीडियम चाहिए तो मैकेनिकल, और अगर मीडियम नहीं चाहिए देन दोज वेव्स आर कॉल्ड एज, क्या बोला जाएगा उन्हें, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये वेव्स के और दो टाइप्स थे। मतलब मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, दे आर ऑफ टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। और मीडियम नीडेड है या नहीं नीडेड है, उनके बेसिस पे कितनी तरह की है, दो, दैट इज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये वेव्स का जो बेसिक टाइप्स का व्यू था, ये हमारा यहां पर थोड़ा सा रिलेट हो जाता है और समझ में आ जाता है हमें। बस थोड़ा सा ये आपको व्यू पता होना चाहिए, तो ये वेव्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, अभी तक की क्लास के अंदर आपने वेव्स के ना ये टाइप्स देख लिए। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, एनर्जी के आते ही एक मीडियम के अंदर, जैसे एक मीडियम के अंदर एनर्जी एंटर करेगी, उस मीडियम के एटम्स के अंदर एक डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाएगी, जो वेव है। और अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हुई जा रही है और मीडियम के एटम्स उसी के डायरेक्शन के पैरेलल टू फ्लो करें, हमने बोला उस तरह की डिस्टर्बेंस या वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाएगा। और अगर किसी एनर्जी की प्रोपगेशन ऐसे हो रही है और मीडियम के एटम इसके परपेंडिकुलर टू फ्लो कर रहे हैं, तो हमने बोला इस तरह की डिस्टर्बेंस या वेव को क्या नाम दिया जाएगा, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जाना जाएगा। मतलब ये जो दो टाइप्स हमने जनरेट किए, ये जनरेट किए ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, किस किस डायरेक्शन में या कैसे कैसे हो रहा है, उस बेसिस पे ये दो टाइप आ गए। फिर अलग से दो टाइप थे, ऐसी वेव जिसको या ऐसी डिस्टर्बेंस जिसको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम चाहिए होता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है, मैकेनिकल। और जो बिना मीडियम के भी प्रोपगेट कर जाती है, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये जो दो टाइप्स आपने बनाए, ये दो टाइप्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम नीडेड है या नहीं है। इन अपनी प्रीवियस सारी बातों को और टाइप्स को पढ़ने के बाद हमें अगर ये वेव्स वाला टॉपिक क्लब करना है, हमें वेव्स वाले टॉपिक में दो छोटी छोटी सी बातें और पता होनी चाहिए। रिलेटेबल है, आसान भी बहुत है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं पहली बात करता हूं कि हमें जो दो बातें पढ़नी है, ये पहली बात क्या है। हम ना चैप्टर पढ़ रहे हैं यहां पे साउंड, और साउंड चैप्टर से जरा रिलेट करते हैं हम इस पहले पॉइंट को बोलते हैं, लेटस से किसी मीडियम के अंदर ना कोई साउंड एनर्जी एंटर करती है, साउंड भी एनर्जी है, जैसे किसी मीडियम के अंदर कोई साउंड एनर्जी एंटर करेगी, वो भी मीडियम के एटम्स के अंदर क्या करेगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी। अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी तो एक वेव जनरेट होगी। उसी की वजह से हमने प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़ा, एटम्स का टू फ्रो मोशन होगा और कंप्रेशन रेफ्रैक्शन जनरेट होगा, और कंप्रेशन रेफ्रैक्शन जनरेट होने की वजह से ये साउंड एनर्जी ट्रैवल करनी स्टार्ट करेगी। साउंड एनर्जी के लिए ऐसा देखने को मिला है, जब साउंड एनर्जी एक मीडियम के अंदर प्रोपगेट करती है तो मीडियम के एटम्स मोशन करते हैं पैरेलल डायरेक्शन में।
मतलब जब साउंड एनर्जी ट्रैवल करती भी जा रही होती है तो साउंड एनर्जी की जो ट्रैवलिंग डायरेक्शन होती है, मीडियम के एटम उसके पैरेलल डायरेक्शन में टू फ्लो कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप इस बात को अपने पीछे से रिलेट करो, अगर जैसे साउंड एनर्जी ट्रैवल करती भी जा रही है और मीडियम के एटम अगर पैरेलल डायरेक्शन में टू फ्लो कर रहे हैं, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये साउंड वेव है। कौन सी? बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हम पीछे पढ़ कर आए ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पैरेलल डायरेक्शन में टू फ्लो होता है, तो जो साउंड वेव होती है वो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। आप अपनी पिछली पढ़ाई से एक और बात रिलेट कर सकते हो, साउंड को अगर कभी भी प्रोपगेट करना है तो वहां मीडियम की नीड पड़ेगी कंप्रेशन रिफ्लेक्शन करने के लिए। अगर इसको मीडियम की नीड पड़ेगी तो हम क्या बोल सकते हैं? साउंड वेव एक तरह की कौन सी वेव भी है जी? मैकेनिकल वेव। वो क्लास थोड़ी अलग है, ये क्लास थोड़ी अलग है। वो मोशन के बेस पे बनाई गई है और ये चीज बनाई गई है मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब हमारी इस फर्स्ट बात में हमें पता होना चाहिए, ये जो हम चैप्टर में साउंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये जो साउंड की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है या साउंड की वजह से जो वेव जनरेट होती है, पहली बात उसको मीडियम चाहिए होता है। अगर उसको मीडियम चाहिए होता है, हेंस वो मैकेनिकल वेव है। और दूसरी बात, जब साउंड एनर्जी प्रोपगेट करती है, उसकी प्रोपगेशन में मीडियम के एटम कैसा मोशन करते हैं? पैरेलल डायरेक्शन में। तो साउंड एनर्जी कौन सी वेव भी मानी जाती है जी? लॉन्गिट्यूडनल वेव भी। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल भी है एंड एट द सेम टाइम ये मैकेनिकल वेव भी है। ये हमारी पहली बात है जो हमें सारी थ्योरी खत्म करने के बाद पता होनी चाहिए। 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है। अच्छा, ये पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि ना साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडनल नेचर की और मैकेनिकल नेचर की। दूसरे पॉइंट में बात रिलेट की जाती है, अगर हमें इस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ बनाने के लिए आ जाए तो इनका ग्राफ कैसे बनाना है जी? पहली बात ये हो गई। अब हम सेकंड बात पे चलते हैं, दैट इज ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव है, इनका ग्राफिकल प्लॉट कैसे बनाओगे? ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे ही एनर्जी आएगी, मीडियम में डिस्टर्बेंस आएगी। अगर लॉन्गिट्यूडनल भी एक डिस्टर्बेंस है और ट्रांसवर्स भी एक डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस की वजह से मीडियम के एटम करेंगे तो टू फ्रो मोशन ही ना। दैट इज, जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस एंटर होगी, मीडियम के एटम तो टू फ्रो मोशन करने वाले हैं ना। तो यहां से एक बात रिलेट करो आप, अगर हमें कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए या हमें ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए, दोनों वेव्स या दोनों डिस्टर्बेंसेस के अंदर मीडियम के एटम तो टू फ्लो मोशन कर रहे हैं। तो अगर यहां पे दोनों के अंदर मीडियम के एटम टू फ्लो मोशन कर रहे हैं ना, इन दोनों वेव्स का ग्राफ वो बनेगा जो हमने अपने फर्स्ट क्लास में रिलेट किया था, टू फ्लो मोशन का ग्राफिकल प्लॉट। तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल ग्राफ, लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से साइनोसॉइडल ग्राफ बनने वाला है। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव के ग्राफ की, तो ट्रांसवर्स वेव का भी ग्राफ कुछ ऐसा साइनोसॉइडल बनने वाला है, बिकॉज दोनों ही डिस्टर्बेंसेस के अंदर मीडियम के एटम्स कौन सा मोशन कर रहे हैं? टू फ्लो मोशन। तो फिर इन दोनों ग्राफ्स में फर्क कहां रिलेट होगा? जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ बनाया जाता है, अभी अभी पढ़ा ना लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव है, अभी अभी पढ़ा ना लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव भी है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ बनाया जाता है, ये ना 2 एक्सिस के बीच में बनाया जाता है और एक एक्सिस पर लिया जाता है डेंसिटी वाला पैरामीटर और एक एक्सिस पे लिया जाता है डिस्टेंस वाला पैरामीटर। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव का जब भी हम ग्राफ बनाए वो डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में बनता है। ये डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में क्यों बनाया गया? आप अपनी सेकंड क्लास रिलेट करो। हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था साउंड एनर्जी को अगर ट्रैवल करना है, एटम्स जब पास पास आते हैं लेयर्स, तो डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, कंप्रेशन बोलते हैं। फिर कोलिजन के बाद वो दूर दूर चले जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब साउंड वेव जब भी प्रोपगेट कर रही है तो कभी तो एटम की डेंसिटी बढ़ रही है, कभी एटम की डेंसिटी कम हो रही है। तो एक ग्राफ हमेशा डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में बनाया जाता है। अब आप जरा इस ग्राफ से रिलेट करो, ध्यान से देखो। जैसे जैसे मैं इस ग्राफ में ऊपर जा रहा हूं, डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो इस ग्राफ के अंदर ये जितने भी अपर हम्स बने हुए हैं, ये सारा का सारा जितना भी अपर सेक्शन बना हुआ है, ये डेंसिटी इंक्रीजिंग वाली चीज को बता रहा है। मतलब
लॉन्गिट्यूडनल वेव के ग्राफ के अंदर ये जितने भी अपर हम्स बने होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्यादा डेंसिटी को, और हम पीछे पढ़कर आए हैं अगर एटम्स पास पास आएंगे तभी ज्यादा डेंसिटी क्रिएट होगी, और वो एटम्स की लेयर्स का पास पास आ जाना जिसकी वजह से रीजन ऑफ हाई डेंसिटी क्रिएट हो जाए उसको शायद क्या नाम देते हैं, हम क्या नाम से जाना जाता है, कंप्रेशन के नाम से। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ये जो अपर हम्स क्रिएट होते हैं ना, इन अपर हम्स को कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। और अब आप इस ग्राफ से रिलेट करो, अगर इस एक्सिस के अंदर हम लोग नीचे चले जाएंगे, नीचे जाने की वजह से डेंसिटी की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर डेंसिटी की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, हम पीछे रिलेट करके आए हैं, जब एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दूर जाने से रीजन ऑफ लो डेंसिटी क्रिएट होता है जिसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो ये जितने भी लोअर डिप्रेशंस आपको यहां नजर आ रहे हैं इस ग्राफ में, इन सारे लोअर डिप्रेशंस को क्या बोला जाता है जी, रेयरफैक्शन। कहने का मेरा मतलब यह है, चाहे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल का, चाहे हम ग्राफ बना रहे हैं ट्रांसवर्स का, दोनों के अंदर टू फ्लो मोशन हो रहा है, दोनों का ग्राफ साइनोसॉइडल बनेगा। बट जब लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव का ग्राफ बनाया जा रहा है उसमें ध्यान रखना है इस ग्राफ को दो एक्सिस पे दो पैरामीटर्स के बीच में बनाया जाता है, डेंसिटी और डिस्टेंस। डेंसिटी क्यों लिया हमने, बिकॉज डेंसिटी कम और ज्यादा होती है तभी साउंड एनर्जी प्रोपेगेट करती है, जो कंप्रेशन रिएक्शन में पड़ा। इस ग्राफ में देखो ऊपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो रीजन ऑफ कंप्रेशन क्रिएट होगा। तो ये सारे के सारे अपर हम्स कंप्रेशन को रिलेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम इस ग्राफ में नीचे जाएंगे तो वहां पर लोअर डिप्रेशन जो क्रिएट हो रहे हैं वो डेंसिटी कम को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेयरफैक्शन को जनरेट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के ग्राफ में कुछ कंप्रेशन रेयरफैक्शन वाली मार्किंग देखने को मिलती है। ट्रांसवर्स वेव में जब उसका ग्राफ बनाया जाता है ऐसी कोई भी मार्किंग नहीं देखने को मिलती, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव के अंदर कंप्रेशन रेयरफैक्शन वाली बात जनरेट नहीं होती, क्योंकि वो साउंड वेव नहीं होती, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसलिए जब ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ बनाया जाता है इन अपर हम्स को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। इन अपर हम्स को बड़ा फेमसली जानते हैं क्या, क्रेस्ट के नाम से, जब ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ बन रहा है। और ये जो लोअर डिप्रेशंस क्रिएट हुए इन लोअर डिप्रेशंस को बोलते हैं क्या, ट्रफ के नाम से। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव का दोनों का ग्राफिकल प्लॉट सेम साइनोसॉइडल बनेगा, बट दोनों ग्राफ्स में साइनोसॉइडल नेचर क्यों आया, क्योंकि मोशन कैसा हो रहा है डिस्टर्बेंस में, टू फ्लो हो रहा है। तीसरी बात, यहां पर अगर दोनों का ग्राफ सेम बनेगा हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, एक ग्राफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के ग्राफ के अंदर डेंसिटी वाले पैरामीटर को पिकअप करके ग्राफ बनाया जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी जब बढ़ती है अपर हम्स में कंप्रेशन रिलेट होता है और लोअर हम्स में रेयरफैक्शन रिलेट होता है, या लोअर डिप्रेशन में रेयरफैक्शन रिलेट होता है डेंसिटी कम होने पे। जबकि ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ बनेगा तो साइनोसॉइडल, बट इस ग्राफ के अंदर अपर हम्स को क्या बोल रहे हैं, क्रेस्ट, लोअर डिप्रेशंस को क्या बोल रहे हैं, ट्रफ। ये इन दोनों ग्राफ्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारी वो सेकंड बात है जो हमें यहां पर पढ़नी थी। पहली क्या पढ़ी अभी हमने पहली बात पढ़ी कि साउंड वेव कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, और साथ साथ कौन सी है, मैकेनिकल, बिकॉज मीडियम के पैरेलल डायरेक्शन में टू फ्लो हो रहा है और मीडियम चाहिए। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल भी है, मैकेनिकल भी है। और दूसरी बात ये ग्राफिकल प्लॉट कैसा बनेगा। अगर हम लोग अपना वेव क्या होता है, वेव के ये चारों टाइप्स क्या होते हैं, चारों टाइप्स के बाद ये दोनों पॉइंट से रिलेट करें, हमारा ये जो वेव वाला हमने क्लास स्टार्ट की थी एक पूरी, ये वेव वाली क्लास हमारी खत्म हो जाती है और ये वेव वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिलेट करें ताकि हमें अगले टॉपिक समझने में भी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा ईज हो जाए। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है, और अगर आप शुरू से ध्यान से क्लब कर रहे हो तो ये इजी ग्रिपेबल है, कोई ऐसा बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। दैट इज 2 पॉइंट्स हमने कवर किए और ये वेव वाला सेक्शन आपका ओवर होता है।